इसमें दो राय नहीं है कि दिलीप सरदेसाई महान बैट्समैन थे। तकनीकी रूप से वो बहुत ही काबिल थे। उनकी दृढ़ता और लंबी पारियां खेलने की क्षमता की बहुत तारीफ होती है। लेकिन जितनी बढ़िया उनकी बैटिंग थी, उतनी ही बुरी उनकी फील्डिंग मानी जाती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक बार तो उन्होंने जरूर भारत के लिए कुछ रन बचाए। बैट्समैन ने शॉट मारा और सरदेसाई ने पास से बॉल को जाते हुए देखा। उन्हें यकीन था कि बॉल चौके के लिए जा ही रही है। वो धीरे धीरे गेंद का पीछा करते हुए निकले जब उनको लगा कि शायद बॉल सीमा रेखा से पहले ही रुक जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में दरअसल सब मैदान बहुत बड़े बड़े होते हैं। बैट्समैन ने भाग के एक रन पूरा किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सरदेसाई को एहसास हुआ कि जब तक वो बॉल के पास पहुंचेंगे और वापस फेंकेंगे, बैट्समैन भाग के 6-7 रन पूरे कर सकते हैं। तो आश्चर्यजनक तरीके से सरदेसाई ने डाइव लगाया और बॉल को बड़े स्टाइल से लात मार के बाउंड्री के बाहर कर दिया और बैट्समैन को महज 4 रन मिले। उनके सह खिलाड़ी मैदान में हंसी से लोटपोट हो गए और कई साल इस बात पे उनकी खिंचाई चलती रही। नमस्कार, आदाब, मैं नसीरुद्दीन शाह। भारतीय क्रिकेट इतिहास में से कुछ और मजेदार किस्से लेकर एक बार फिर हाजिर हूं। स्वागत है आपका मिड विकेट टेल्स में। What a day for India, what a day for international cricket. That is a magnificent cover drive. India race into the pavilion with the Prudential Cup there. Sachin Tendulkar, first man on the planet to reach 200. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. हर क्रिकेटर के करियर में उतार चढ़ाव आता है। कभी लोग उनको प्रशंसा का ताज पहनाते हैं तो कभी सड़कों पे उनके पुतले जलाते हैं। सभी महान खिलाड़ियों ने बुरा वक्त देखा है। कई बार हमें लगा कि एक खिलाड़ी के सुनहरे दिन खत्म हो गए हैं। इंजरी या बुरे फॉर्म की वजह से वो अब नाकामयाब हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से वो बाहर हो गया है। मीडिया ने भी उनको अतीत में गिनना शुरू कर दिया और तब उन्होंने एक शानदार वापसी करी, अपने फैंस के विश्वास को फिर से जगाया। आज हम बात करेंगे हमारे क्रिकेट इतिहास में कुछ चुनिंदा ग्लोरियस कमबैक्स की। लाला अमरनाथ ने अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर एक यादगार ढंग से शुरू किया था। 1933 में बॉम्बे जिमखाना ग्राउंड पर उनकी डेब्यू सेंचुरी ने उन्हें अचानक मशहूर कर दिया था। कहा जाता है कि जब टीम अगला टेस्ट खेलने कलकत्ता पहुंची, वहां लोगों की ऐसी बेशुमार भीड़ उनके इंतजार में रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ी थी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म में भी पहुंच नहीं पाई। डेब्यू टेस्ट मैच और पहला शतक, पहला टेस्ट शतक भारत के लिए, तो ये बहुत बहुत बड़ी कामयाबी रही लाला अमरनाथ के लिए। उस टाइम पे सारे फैंस ग्राउंड पे आ गए, उनको पवेलियन की तरफ लेके गए, वहाँ पे उनको मालाएं चढ़ाई गई और जो मैरिड लेडीज़ थी उन्होंने अपने मंगलसूत्र उनको गिफ्ट्स के तौर पर दिए। तो काफ़ी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो गई थी। एकदम से आइडल वर्शिप कह सकते हैं शुरू हो गई थी। एकदम से इंडियन क्रिकेट में हीरोइज्म टेस्ट लेवल का आ गया था। तो लाला अमरनाथ शायद टेस्ट सेंचुरी लगा के उस लेवल पे पहुंचने वाले शायद इंडियन क्रिकेट के पहले सुपरस्टार रहे। To play that innings in Bombay gym, that the way he batted, the way he hit his shots, forget about the runs. The context and the kind of stimulus it gave to Indian nationalism, that 100, is absolutely incredible. जब भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पहले कदम ले रहा था, तब पटियाला के महाराजा और विजयनगरम के महाराज कुमार विजी के बीच एक मुकाबला जारी था। दोनों ही भारतीय क्रिकेट के प्रमुख उत्तरदायी बनने का ताज पहनना चाहते थे। लगभग सभी खिलाड़ी दोनों में से एक के वफादार थे। लाला अमरनाथ पटियाला के महाराजा के लिए नौकरी करते थे और उनको
आर्मी में उन्होंने कैप्टन बना दिया था, एज ए कैप्टन का रैंक उनको दिया था आर्मी का। 1936 के इंग्लैंड दौरे पर विजी ने अपने रुतबे और दौलत के दम पर टीम की कप्तानी हासिल की। 20 अप्रैल 1936 भारतीय टीम 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने इंग्लैंड पहुंची। पहुंचते ही विजी ने लाला अमरनाथ को परेशान करना शुरू कर दिया और उनके सीके नायडू से मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी गई। And in 1936, CK had become Patiala's man. And there was a thing कि 1933-34 में जो टूर हुआ यहाँ पे जार्डीन का जो टीम आया उस पे अमरनाथ ने जो सेंचुरी मारी, अमरनाथ तो 100% पटियाला's मैन। सो विजी का गेम था ये पटियाला के आदमी है, इनको मारो। लाला अमरनाथ ने केवल अपनी क्रिकेट पर ध्यान देने की कोशिश की। टेस्ट से पहले खेले गए फर्स्ट क्लास मैचेस में वो टीम के सबसे अच्छे बैट्समैन भी थे और बॉलर भी। उनकी कमर में तकलीफ हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आराम करने की अनुमति नहीं मिली। वो हर मैच खेले और विजी ने उनसे बाउंड्री पर ही फील्डिंग करवाई, जहां उन्हें अधिक भागना पड़ता और जोर से गेंद वापस फेंकनी पड़ती। यॉर्कशायर के विरुद्ध तो उनकी टांग पर भी घाव लगा था, लेकिन खुले जख्म के साथ वो खेलते गए। लॉर्ड्स में खेले गए 12वें मैच में आखिरकार अमरनाथ अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। अब एक साइड गेम चल रहा था, तो साइड गेम के अंदर फादर ने और मर्चेंट साहब ने ओपन करा, लंबी पार्टनरशिप हो गई। फादर आउट हुए तो लाला जी जाने के लिए खड़े हुए थे। महाराज वेट वेट लाला, यू गो। ठीक है, दूसरे को भेज दो। और वो बैठे रहे और एक के बाद सब बैटिंग कराने लग गए। तो ऑब्वियसली इनका गुस्सा तो जायज़ था कि भाई या तो आप मेरे पैड उतरवा दो, कि भाई नहीं भेजना तो कोई बात नहीं, मैं पैड पर उतर के बैठ जाता हूँ। आप मेरे को पैड भी नहीं उतारने दे रहे, अंदर भी नहीं जाने दे रहे। और जब भेजा तो उसमें 4-5 ओवर खेलने के बाद वापस आ गए, मैच ही खत्म हो गया। और फिर वो तो थे, वो अपने अब्यूज़ करने लगे। ये वो उस वक्त क्या होता था कि जो आपका मैनेजर होता था वो इंग्लिश होता था, ब्रिटिश होता था। ब्रिटिश जोन्स जो थे वो मैनेजर थे। तो उन्होंने लाला जी की शिकायत करी कि ये इस तरह का इसने एब्यूज़ करा और ये हो। तो उन्होंने उनका सामान मनवाया, कार के अंदर बिठाया और सीधे एयरपोर्ट भिजवा दिया। साउथहैम्पटन से उनको बोट पे चढ़ा दिया गया, इंडिया आए। महाराजा भोपाल went to receive, his emissary went to receive him, and Maharaja Bhopal was controlling the boat at that point in time. So there are reports in the Times of India which says Amarnath is to go back. Amarnath will go and join the team for the August Test match. Nothing happened because Vizi did not want Amarnath to come back. ऐसा कुछ भी टीम के अगेंस्ट, टीम के इंटरेस्ट के अगेंस्ट लाला अमरनाथ ने कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने वो एक अपकमिंग प्लेयर थे, ब्राइट प्लेयर थे और शायद टीम के बेस्ट प्लेयर साबित होते अगर वो टूर खेलते। He was Naidu's man. He was Vizi's opposition. He was a plebeian who had made it big in Indian cricket. इसके लिए अमरनाथ को जो वापस भेजने का जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिया गया, I think it's blatantly unfair. 1936 का जो टूर था उसके जांच किए थे जो ब्यूमन कमेटी ने। 1937 जनवरी में उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किए थे और उस रिपोर्ट में जो मेजर ब्राइटन जोन्स मैनेजर थे टीम के और कप्तान विजी, इनका जो एलिगेशन था लाला अमरनाथ के ऊपर, तो उनसे उनको बरी किए गए थे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि विजी's कैप्टेंसी इन दैट टूर वाज डिजास्टर्स। लाला अमरनाथ को सभी आरोपों से मुक्त करार दिया गया। अब वो चैन से क्रिकेट दोबारा खेल सकते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका हाथ से निकल चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया भर में सभी खेलों पर गहरा असर पड़ा। 1940 और 1944 के ओलंपिक्स और 1942 और 1946 के फीफा वर्ल्ड कप रद्द हो चुके थे। थोड़ा बहुत घरेलू क्रिकेट खेला जाता था, तो लाला अमरनाथ ने हर मौके का फायदा उठाया। उस टाइम पे जब इंडिया में इन्होंने बैटिंग की है, शायद रणजी ट्रॉफी मिला के और साइड गेम्स मिला के जो अनऑफिशियल टेस्ट वगैरह हैं, आई थिंक उनके 30 या 3100 हैं। ऑस्ट्रेलिया सर्विसेज 11 आई थी, उसमें उनके शायद 300 हैं अनऑफिशियल टेस्ट खेले हैं ये लोग। तो उसमें 300 किए उन्होंने, काफ़ी विकेट्स भी लिए हैं। आखिरकार 1946 में लॉर्ड्स में, जहां से मैच के दौरान उन्हें घर वापस भेजा गया था, अपना तीसरा टेस्ट खेलने के 12 साल 3 महीने और 9 दिन बाद लाला अमरनाथ ने 35 वर्ष की उम्र में
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक शानदार वापसी की। आज के दिन में जेम्स फॉकनर का जो एक्शन है, दैट इज बेसिकली अमरनाथ एक्शन। अक्टूबर 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली टीम कलकत्ता से हवाई जहाज में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई। खिलाड़ी रंगून, सिंगापुर, पेनांग, सुरबाया और पोर्ट डार्विन में रुक कर आखिरकार 3 दिन बाद पर्थ पहुंचे। क्रिकेट इतिहास में पहली बार कोई भी टीम उड़ान भर के ऑस्ट्रेलिया आई थी। भारत का मुकाबला सर डोनाल्ड ब्रैडमन की इनविंसिबल्स टीम के साथ था और भारत के कप्तान थे लाला अमरनाथ। कैप्टनसी की जहां तक बात करेंगे हम, कैप्टनसी में कह सकते हैं कि बराबर का पल्ला रहा भारत और ऑस्ट्रेलिया का, और वो भी इसलिए रहा क्योंकि जो अग्रेसिव बैट्समैन ही नहीं, अग्रेसिव बॉलर ही नहीं, अग्रेसिव क्रिकेटर थे लाला अमरनाथ, फ्री थिंकिंग क्रिकेटर थे लाला अमरनाथ। मेलबर्न में जो टेस्ट मैच हुआ उसमें काफ़ी बारिश हुई। लाला अमरनाथ ने देखा कि बारिश हुई है और पिच पर अभी काफ़ी नमी है और घास है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। हालांकि भारत 100 रन पीछे था ऑस्ट्रेलिया के, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बोला कि हमने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है, आप दोबारा बैटिंग कीजिए। डॉन ब्रैडमन ने भी जवाब दिया, उन्होंने अपने बॉलर्स को पहले बैटिंग करने भेज दिया, तो उनके 4 बैट्समैन 30 रन पर आउट हो गए। फिर डॉन ब्रैडमन बैटिंग करने आए, उन्होंने सेंचुरी बनाई और ऑस्ट्रेलिया को बचाया। हालांकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैचअप नहीं कर पाया, हालांकि वो सीरीज अगेन इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस कह सकते हैं। ब्रैडमैन से उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। वे लाला अमरनाथ को इंडियन क्रिकेट का बहुत बेहतरीन एम्बेसडर मानते थे, उनको क्रिकेट डिप्लोमैट मानते थे और उनके शार्प ब्रेन की बहुत तारीफ करते थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगली श्रृंखला में भी लाला अमरनाथ हमारे कप्तान थे। पहले 3 टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुके थे, चौथा टेस्ट मैच हम हार गए और अति रोमांचक 5वें मैच में हम जीत के बेहद करीब पहुंचे। 360 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हम 8 विकेट के नुकसान पर 355 रन बना चुके थे जब मैच का समय खत्म हो गया और मैच ड्रॉ घोषित हुआ। इस महान वेस्टइंडीज टीम के साथ केवल 1-0 से हारना कोई शर्मनाक बात नहीं थी। बतौर कप्तान अमरनाथ की छवि और भी बढ़ने लगी। उस समय में ये 3 टीमें हुआ करती थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, जो दिग्गज टीमें थी। तो इनके प्लेयर्स जब भी इंडिया आते थे उनको बेहतरीन होटल्स में ठहराया जाता था, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए काफ़ी अच्छे बंदोबस्त किए जाते थे। जबकि भारतीय प्लेयर्स को सेकंड ग्रेड होटल्स में ठहराया जाता था, उनको ट्रेन्स से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था और उनको ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे। हालांकि बीसीसीआई उस टाइम पर आज के मुकाबले उतना अमीर नहीं था, लेकिन दोनों टीम्स, जो विजिटिंग टीम थी और जो होम टीम थी, उनको उनकी ट्रीटमेंट में काफ़ी डिफरेंस था। तो उसके अगेंस्ट लाला अमरनाथ, क्योंकि वो काफ़ी डायरेक्ट स्पीकिंग क्रिकेटर थे, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग के पर्सन थे, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन एक बार फिर लाला अमरनाथ के सामने एक विवाद खड़ा हो गया। जैसे ही वेस्ट इंडीज की टीम भारत से निकली, बीसीसीआई अध्यक्ष एंथनी डिमेलो ने लाला अमरनाथ के ऊपर रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और कर्तव्य का पालन ना करने का इल्जाम लगाकर अमरनाथ को भारतीय क्रिकेट से दरकिनार कर दिया। उनका कुछ एलिगेशन इस बारे में उन्होंने लगाया था कि आप लेट आए या आप एग्जैक्टली क्या होटल पे ना बताए चले गए, समथिंग लाइक दैट। ऐसे उनको ये भी तो बोल दिया गया कि उन्होंने ब्राइब दिया, ये किया, वो किया, 5,000 रुपया टीम में घुसा दिया, प्रवीर सेन को दे दिया, ये कर दिया। एंड अमरनाथ काउंटर्स विथ 23 आर्टिकल्स इन अ न्यूज़पेपर सेइंग मैं चोर नहीं हूँ, ये है, गलत है, बोर्ड के खिलाफ लड़ाई कर लिया। और इसके बाद जैसे कि भारतीय क्रिकेट में होता आया है कि एक प्रेसिडेंट बनता है, वो अपने रूल्स लगाते हैं, फिर दूसरा प्रेसिडेंट आता है, वो अपने रूल्स लगाते हैं, तो यही हुआ। एंड में एंथनी डिमेलो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं रहे। फिर इसको हम क्या कहेंगे, बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि महाराजा ऑफ विजयनगरम, जिनकी वजह से 1936 में लाला अमरनाथ को इंग्लैंड टूर से वापस भेजा गया, उसके बाद वे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने। शायद भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी विडंबना युक्त कहानी है कि जिन्होंने अमरनाथ पर पहली बार गलत आरोप लगाए थे, उन्होंने ही दूसरी बार अमरनाथ को लगे आरोपों से बरी किया। वो विजी ही थे जिन्होंने डिमेलो को हटाकर बीसीसीआई अध्यक्ष का पद संभाला।
विवाद की जांच पड़ताल की और अमरनाथ को निर्दोष पाया। और इस तरह लाला अमरनाथ ने एक बार फिर भारतीय टीम में अपनी जगह वापस कायम की। 1952 में हमने पहली बार श्रृंखला जीती और लाला अमरनाथ को इस मौके पर टीम का नेतृत्व करने का सम्मान मिला। Lala was known as the stormy petrel of Indian cricket. He was a very colourful character. He was a controversial character. He always called a spade a shovel. He took on the bigwigs of the Indian Cricket Board. उनको ये मालूम था कि मैं बहुत बेहतरीन क्रिकेटर हूँ, अगर मुझे इस मैच में नहीं खिलाया जा रहा है या सही पोजीशन पर नहीं खिलाया जा रहा है तो ये तो ठीक है, राजा महाराजाओं का होगा काम, लेकिन मैं जो मेरा आत्मविश्वास है, मैं जानता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो वो चीज़ पहले हमको लाला अमरनाथ में देखने को मिली। रिटायर होते ही लाला अमरनाथ चयनकर्ता बन गए और उन्होंने एक 20 वर्षीय खिलाड़ी को उभरने का मौका दिया, जिन्हें आगे जाके भारतीय क्रिकेट का रिनेसांस मैन कहा गया। 1960-61 में पहली बार दिलीप सरदेसाई उभर के आए। उन्हें पाकिस्तान टीम के विरुद्ध 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने का मौका मिला और उन्होंने चयनकर्ताओं के अध्यक्ष लाला अमरनाथ को काफी प्रभावित किया। लाला इतना इन्फ्लुएंस हुए कि लाला ने उनको पुश किया कि इस लड़के को टेस्ट टीम में लेना चाहिए। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अगर आप राइट मैच में रन बना दे, आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए लाला अमरनाथ की तरह जो आपकी बैटिंग पसंद करे, तो वो उनको एक एडवांटेज मिल गया। उस वक्त हमेशा हमें हमेशा ऐसा लगता था कि अजीत वाडेकर और उनमें कंपटीशन है, क्योंकि अजीत वाडेकर यूनिवर्सिटी के कैप्टन थे और उसके अंडर ये खेल रहे थे। तो हमें ऐसा लगता था कि पहले अजीत वाडेकर खेलेंगे, फिर दिलीप सरदेसाई खेलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले दिलीप सरदेसाई टेस्ट मैच खेले और फिर अजीत वाडेकर टेस्ट में आए। 1961-62 के वेस्टइंडीज दौरे पर दिलीप सरदेसाई को रिजर्व बैट्समैन के रूप में चुना गया ताकि वो कुछ अनुभव प्राप्त कर सकें। बारबेडोस में एक साइड मैच के दौरान कप्तान नरी कॉन्ट्रैक्टर मैदान में गंभीर रूप से घायल हुए, जिसकी वजह से उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर खत्म हो गया। सरदेसाई इस घटना के साक्षी थे। दिलीप यूज्ड टू टेल मी कि जिस तरह से उसने उस दिन बॉलिंग की, वो चार्ली ग्रिफिथ ने, वो ऐसा कभी किसी ने कभी देखा ही नहीं था। ही वाज लाइक अ टॉर्नेडो। उन्होंने एक बॉल बाउंसर डाला और नरी जब तक डक करने जाए, डक करता तो सर के ऊपर से, उसको डक करने का चांस भी नहीं मिला, उनके यहाँ लग गई खोपड़ी में। और ऐसे जैसे नारियल फूटता, कान में से खून, नाक में से खून। उनको इंजरी भी इतनी बुरी हो गई थी कि इवन एवरीबॉडी वाज वेरी वरीड अबाउट, यू नो, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। टीम में विजय मंजरेकर, पॉली उमरिगर, चंदू बोर्डे, टाइगर पटौडी, एमएल जयसिम्हा, सलीम दुर्रानी और रूसी सुरती जैसे होनहार बल्लेबाज मौजूद थे। फिर भी नरी कॉन्ट्रैक्टर के घायल होने के बाद टीम में एक डर सा बना हुआ था। वहां आपके सामने होते हैं ग्रिफिथ और हॉल, वर्ल्ड के 2 फास्टेस्ट बॉलर। उन्होंने कहा कई जो एक्सपीरियंस बैट्समैन थे वो उनको फेस नहीं करना चाहते थे, खास करके कॉन्ट्रैक्टर की इंजरी के बाद। सब लोग घबरा गए थे और कोई तो प्ले करने के लिए तैयार भी नहीं था। तो तब पॉली उमरिगर, जो उनके लिए एक फादर फिगर बन गए थे, उन्होंने उनको कहा, बेटा तू चांस ले ले, अगर कोई आपको कहे कि ओपनिंग बैटिंग करोगे तो कह दो कि करोगे। So in fact, that's why Dilip was pushed into becoming an opening batsman. He did not go as an opening batsman. वेस्ट इंडीज के दौरे पर सरदेसाई ने कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया, लेकिन बतौर सलामी बल्लेबाज उन्होंने फास्ट बॉलिंग का सामना काबिल तारीफ अंदाज से किया। वहाँ पे अंडर प्रिपेयर्ड विकेट्स होते थे, कवर नहीं होता था वो टाइम पे, तो बॉल यूज्ड टू रियली फ्लाई। तो वहाँ पे अब आप ये ग्रिफिथ और हॉल आ रहे हैं, तो आप जयसिम्हा से पूछें, आप सब लोगों से पूछें, कहते हैं कि जो सरदेसाई ने खेला है वो टाइम पे, उन्होंने कहते हैं कि बस फैंटास्टिक था वो, यानी कि कोई हिंदुस्तान का खिलाड़ी खेल ही नहीं सकता था वैसा। वो नेचुरल ओपनिंग बैट्समैन नहीं थे, उनको बनाया गया था। He was forced to open actually. वो उनके लिए बहुत डेट्रीमेंटल प्रूव हो गया, बिकॉज
वो तो वन डाउन बैट्समैन थे। दिलीप सरदेसाई के पे थोड़ा इंजस्टिस हो गया। दिलीप सरदेसाई को फिर तीसरे नंबर से ओपनिंग को भेजा गया, तो कभी उन्होंने रन बनाए, कभी उन्होंने रन नहीं बनाए। वो 67 जाते हैं इंग्लैंड और उनका हाथ टूट जाता है, फ्रैक्चर, जॉन स्नो ने उनका हाथ फ्रैक्चर किया। उसके बाद 68-69 में उन्होंने बहुत रन्स किए बम्बई के लिए, वो उनके बेस्ट सीजन थे और वो हमेशा कहते थे आई वॉज बैटिंग माई बेस्ट बिटवीन 68 एंड 70। लेकिन तब विजय मर्चेंट चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स बन गए थे और विजय मर्चेंट ने सोचा कि सरदेसाई 28-30 साल के हो गए, अब यंगस्टर्स लाते हैं। लेकिन 1971 में भारत को वेस्ट इंडीज के दौरे पर जाना था। एक नए कप्तान थे अजीत वाडेकर। चयनकर्ताओं ने 16 में से 15 खिलाड़ियों का चुनाव किया और वाडेकर को आखिरी खिलाड़ी चुनने का मौका दिया गया। And the choice actually for Wadekar was between Patodi, Borde and Dilip, which is quite a strange choice. दिलीप सरदेसाई वो मेरे साथ बम्बई के लिए खेले थे 15 बरस और उसका नाम मैंने सजेस्ट किया था क्योंकि दिलीप उनके साथ कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर खेले थे, so he knew he could trust him, he could talk to him. सिर्फ दोस्त ऐसा नहीं, लेकिन आई टेंड टू डिपेंड ऑन समबडी कि यस ये आदमी पे मुझे भरोसा है। वैसा उनका अजीत वाडेकर का शायद ज़्यादा भरोसा दिलीप सरदेसाई पे रहा होगा और उन्होंने दिलीप सरदेसाई को सिलेक्ट किया एंड ही वाज राइट। First test match at Kingston, Jamaica, Dilip Sardesai scored 212, the first Indian to score a double century abroad. And that 212, in that test match, Gary Sober's mighty West Indies team, we asked West Indies to follow on. I mean, it was astounding. The West Indies, psychologically, they were shattered and the test match was drawn. But from that test match onwards till the next four for the series, India had the psychological upper hand because of Dilip Sardesai's double century. मैं कुछ महीनों पहले भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे था, तो एक CISF का बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है सर आप चलिए VVIP रूम में। तो मुझे लगा वो शायद मुझे टीवी से जान गए और मुझे बुला रहे हैं। तो जैसे हम जा रहे थे उन्होंने मुझे कहा सर किंगस्टन जमैका 212 मैं अभी तक नहीं भूला। तो अगर कोई व्यक्ति 50 करीब 45 साल हो गए एक इनिंग्स को जानता हो, तो कम से कम मुझे लगता है वो 71 का साल जो था वो एक टर्निंग पॉइंट थी इंडियन क्रिकेट में। वो एक नामी शख्सियत ही के प्रसिद्ध बेटे हैं। साहस और नेवर से डाई स्पिरिट का उन्हें प्रतीक माना जाता है। उन्होंने अनगिनत बार भारतीय टीम में वापसी की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मोहिंदर अमरनाथ का करियर कभी एक कदम आगे तो कभी 2 कदम पीछे 19 साल तक चला। भारत के लिए वो 69 टेस्ट मैच खेले, लेकिन इन 19 सालों में भारत द्वारा खेले गए वो 64 टेस्ट मैच में शामिल नहीं भी थे। सन 1969 में उन्होंने अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेला और फिर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और यहीं से उनके अनगिनत कमबैक्स की गिनती शुरू हुई। मोहिंदर का तो एटीट्यूड था कि मुझे निकाला तो मुझे वापस आना है। He was sidelined for a full 7 years, 6 or 7 years. He came back on the twin tours of New Zealand and West Indies in 76. Now, why he was sidelined for all those years when he was at his peak, when he was a youngster in his 20s, is one of the great tragedies and great mysteries of Indian cricket. 1976 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध मोहिंदर अमरनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहली वापसी करी। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 64 रन बनाए। अपने करियर के इस पड़ाव पर मोहिंदर अमरनाथ प्राथमिक तौर पर एक मध्यम तेज गेंदबाज थे जो निचले क्रम में बल्लेबाजी करते थे, लेकिन दबाव की स्थिति में उनके शांत स्वभाव के लिए उन्हें जाना गया। मेंटली इतने टफ लगे, बट ऐसे कभी उनके फेस के ऊपर मैंने कोई चीज़, कोई एक्सप्रेशन ऐसा नहीं देखा है कि आज क्या होने वाला है या क्या हुआ है। मतलब उन्होंने 0 किया भी वही फेस है और उन्होंने 100 किया तो वही फेस है।
कुछ महीने बाद वेस्टइंडीज में उन्हें नंबर 3 पर बैटिंग करने भेजा गया। भारत ने चौथी पारी में 400 से अधिक का लक्ष्य हासिल किया, जिसमें अमरनाथ का 85 रन का बहुमूल्य योगदान था। अगले साल पर्थ की तेज पिच पर जेफ थॉम्सन समेत ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए उन्होंने शानदार शतक लगाया। इस पारी में उनके जबड़े पर ऐसी दर्दनाक चोट लगी थी कि वो सिर्फ आइसक्रीम ही खा पाते थे। वो बेसिकली अच्छा ही था हुकर, पर वो कभी कभी लग जाती है आपको। आप कंपल्सन हुक करते हो, कंपल्सरी हुकर हो, तो फिर आपको कहीं ना कभी तो मिस टाइम होगा। 1970 के दशक में एक पैटर्न सा बन गया। एक श्रृंखला में अमरनाथ ड्रॉप होते, फिर वापस आते। विश्व भर के सभी तेज गेंदबाज अमरनाथ का क्रीज पर बाउंसर्स से स्वागत करते। बिना हेलमेट खेलते हुए अमरनाथ बाउंसर पर हुक शॉट खेलने से हिचकिचाते नहीं थे, और जितनी बार वो चौका या छक्का लगाते थे, उतनी ही बार उन्हें सिर पर चोट लगती थी। यार टेक्निकली अगर कोई गलत हो गया एक आधे शॉट पे, अगर आप आके ठीक कर लेते हो, बैट्समैन वो अच्छा है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम। बट वो प्रेशर जो होता है ना, आउटसाइड प्रेशर, शॉर्ट पिच पे अच्छा नहीं है, प्रेस मीडिया का प्रेशर, ये है वो है, वो दीज आर द थिंग व्हिच गेट्स इनटू योर हेड। In between also, there was a lot of selectorial hanky-panky, I would say, a lot of mysterious drop for no reason. He was out in 79, he was back in 81. उनके रन नहीं हो रहे थे ना, लेकिन used to bat in the nets with day in day out hard work. 2-2 घंटा 1.5 घंटा बैटिंग करते थे, और उनका जो फिटनेस रेजिम था, आई थिंक वो देख के बहुत कुछ सीखा हमने। 1981-82 में अमरनाथ 30 वर्ष के हो चुके थे। वजन घटा के, अपना फिटनेस बढ़ा के अमरनाथ ने हेलमेट पहनकर पुनः खेलना शुरू किया। हेलमेट के बाद फास्ट बॉलिंग जिस तरह से उन्होंने खेली, जिस तरह से उन्होंने हुक किया, जिस तरह से उन्होंने अपने रन बनाए, जिस तरह से उन्होंने डिफेंसिव इनिंग्स खेली, उनका कोई जवाब नहीं था। रणजी, दुलीप और ईरानी ट्रॉफी मैचों में रनों के पहाड़ खड़े कर दिए। उनके जबरदस्त फॉर्म को देखकर उन्हें पाकिस्तान के दौरे पर फिर से भारतीय टीम में लिया गया। इतने सालों तक उसको जिमी को लिया नहीं जाता था टीम में, पर वो दरवाजा खोल के नहीं, दरवाजा तोड़ के घुसे अंदर। हो सकता है कि किसी ने सोचा नहीं हो कि जिमी इतनी बल्लेबाज, ऐसे बल्लेबाज बन जाएंगे। अमरनाथ की ये वापसी वाकई हैरत अंगेज रही। अगले 18 महीनों में विश्व क्रिकेट में सबसे बेहतरीन टीम्स के विरुद्ध सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए अमरनाथ ने कमाल ही कर दिखाया। मैंने उनको 83 वेस्ट इंडीज में टूर पे देखा। आई थिंक ऐसी बैटिंग मैंने नहीं देखी, उनके पास जो फास्ट बॉलर्स थे, और मोइनुद्दीन अमरनाथ ने उनको जो हिम्मत थी, बहुत ही गट्सी प्लेयर। मैं तो कहूँगा मोइनुद्दीन अमरनाथ जैसे प्लेयर मुझे लगता है कि इंडिया में हुए नहीं हुए, बिकॉज इतने बार वो कम बैक किए हैं। He proved a lot of people wrong, and scored a lot of runs, and a very committed player, and he was a great team man. जून 1983 में मोहिंदर अमरनाथ का महान करियर शिखर पर पहुंचा। ये भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे सुनहरा पल था, और मोहिंदर अमरनाथ इसके चमकते सितारे थे। मेरी सबसे प्यारी यादें उनके बारे में वो 1983 की वर्ल्ड कप की हैं, जहां उन्होंने बॉलिंग अटैक में इतना बड़ा रोल इजाद किया, जहां ये मानना भी मुश्किल था कि ये इंटरनेशनल बॉलर थे। I feel it's a great tragedy for Indian cricket, a loss for Indian cricket, that he was not utilized more, and particularly captaincy material. It's a pity he never captained India in test matches. As a cricketer, we can learn lot of things from him, lot of things. How to build an inning, how to make comebacks when you're not doing well, इनसे काफ़ी सीखने मिलती है। उनकी बैटिंग से बेहतर, उनकी बॉलिंग से बेहतर, उनकी क्रिकेट से बेहतर उनकी ये शांत पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसी पर्सनालिटी जिसके साथ आप खूब टाइम बिताना चाहें। 20 साल का उनका इंटरनेशनल करियर रहा। उन्होंने मद्रास टेस्ट में, अगर मुझे ठीक से याद है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो ओपनिंग बॉलर की हैसियत में उन्हें सेलेक्ट किया गया, और जब उनका करियर ख़त्म हुआ वो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे।
जो एक यूटिलिटी बॉलर भी थे। वो सच में उन्होंने दो अलग दौर एक तरह से अपने आप में ब्रिज किए। सौरव गांगुली को क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल में रुचि थी। बचपन में उन्होंने अपने बड़े भाई की वजह से ही क्रिकेट खेलना शुरू किया, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से पहले ही कोलकाता क्रिकेट की गलियारों में सौरव गांगुली के चर्चे शुरू हो गए थे। सौरव गांगुली को मैंने देखा हुआ है जैसे किसी ने और नहीं देखा। एक हम मैच खेल रहे थे, एक फेस्टिवल मैच CCFC में। उन्होंने कुछ नहीं किया था तब तक, 13 छक्के लगा दिए उन्होंने, और वो इतना क्लीन लगा रहा था, लड़का बच्चा सा मार रहा है बॉल को जो ट्रैम लाइन के उस पार जा रही है, क्लब के बाहर, ट्रैम लाइन के बाहर उस तरफ। This is the first time the seniors were having a proper look at Saurav Ganguly, and हम सब we were like ऐसा, because हमने इतना raw talent किसी में देखे ही नहीं। कैसे हो रहा है? एक आध लग गया, 2 लग गए, क्या क्लीन मार रहा है। मैच है, हो रहा है, सामने साइड स्क्रीन है, उसके पीछे स्विमिंग पूल है, टेनिस कोर्ट है, उसके ऊपर उसको टपा के। द वे ही यूज्ड टू बैट, उसका जो डोमिनेटिंग नेचर था, मतलब सौरव ग्राउंड में मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। उन्नीस 1991 में ऑस्ट्रेलिया के 4 महीने लंबे दौरे पर गांगुली 16 सदस्यों की टीम में चुने गए। भारत ने 5 टेस्ट और एक ट्राई सीरीज में 10 ODI मैच खेले। सौरव गांगुली को केवल एक दिवसीय मैच खेलने का मौका ही मिला। बाकी समय जब वो मैदान में आते तो खिलाड़ियों को ड्रिंक्स या नया बैट देने के लिए। दौरे के फौरन बाद हुई वर्ल्ड कप में उनका चयन नहीं हुआ, और जब तक वो वापस भारत लौटे उनके आलस और खराब रवैये के किस्से मीडिया में उठाए जा रहे थे। I was in the same tour, I was in the same dressing room. These are all. He was not an aggressive guy at all. I would say not even arrogant. Definitely not. You know, वो थोड़ा सा एक मेरे ख्याल से misconception है, because he comes from a little royal background. So एक थोड़ा सा महाराज बोल के उसको उन्होंने सब लोगों ने उनको ये टाइटल दिया हुआ है उस तरीके से, लेकिन मैं समझता हूँ इट्स अ मिसकंसेप्शन। 4-5 साल तक कोई उन्हें देखा नहीं उनकी तरफ, और ऐसे लगा कि शायद उनका करियर जो है वो अबॉर्ट हो जाएगा, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन्स बना है। ये 4 साल वो इतना मैच्योर किया और इतना हार्ड वर्क किया और इतना ब्रिलियंट सब इनिंग्स खेला। बीच में ही गॉट 100s इन डेलिप ट्रॉफी, ही प्लेड सम ब्यूटीफुल नॉक्स इन ड्यूरेट ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी फाइनल ही गॉट 100 अगेंस्ट बोथ प्रेसिडेंट 11। टीम अनाउंस होनी थी इंग्लैंड की, तो एक तो मुझे हर्षा भोगले ने कमेंट्री में पूछा किसको होना चाहिए टीम में। टीम अभी अनाउंस नहीं हुई थी, तो मैंने कहा यार सौरव गांगुली। वो हंसने लग गया। आज तक मुझे वो सॉरी बोलता है, क्योंकि ही लाफ्ड, ही सेड यू कांट सी बियॉन्ड ईस्ट जोन। 1991 में सौरव गांगुली को दौरे के बाद मीडिया ने कलंकित किया था। 1996 के इंग्लैंड दौरे के लिए सौरव गांगुली को चुना गया, तो इस बार मीडिया ने जाने से पहले ही उन पर लांछन लगा दिया। मुझे अब भी याद है कि जब 96 में गुंडप्पा विश्वनाथ ने सौरव गांगुली का नाम अनाउंस किया, तब सबको लगा था कि चूंकि जगमोहन डालमिया उस वक्त सेक्रेटरी थे बोर्ड के, उसी की वजह से उनका सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे भी लगा कि कैसे इसका सिलेक्शन मिला, बट इन द फर्स्ट क्लास मैचेस बिफोर दैट, इट वाज फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश समर, इट वाज बहुत ठंडा था, पिचेस में जान थी, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट, एंड मोस्ट बैट्समैन वर स्ट्रगलिंग, एंड सौरव अगेन लुक्ड इन अ डिफरेंट लीग, एंड बट दिस टाइम ही वाज गेटिंग रन्स एज वेल। द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग अबाउट गांगुली इवन एट द टाइम वाज दैट ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम, कि फास्ट बॉलर जो फास्ट लग के डालता है, तो जब सौरव खेलता तो ऐसा लग रहा था बॉलर थोड़ा स्लो हो गया। तब जब उन्होंने बल्लेबाजी की और उन्होंने जो रन बनाए, तब जाके लोगों ने समझा कि उनसे गलती हो गई। फिर जब उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में ट्रेंट ब्रिज में फिर से रन बनाया, तब जाके सबको लगा कि हाँ, हम इस क्रिकेटर के बारे में बिल्कुल गलत थे। जिन्होंने उन्हें कम उम्र में खेलते देखा था, उन्हें पता था
कि सौरभ के करियर में ऐसी कई पारियां आने वाली हैं। सौरभ गांगुली ने टेस्ट और ओडीआईज में कई यादगार पारियां खेली। सन 2000 से उन्होंने एक नई सोच के साथ खेलने वाली भारतीय टीम का नेतृत्व किया और उनमें सर्वश्रेष्ठ टीम बनने की भूख पैदा की। जब कप्तान बातें करे तो सही है, लेकिन जब उन्हीं बातों के ऊपर खुद ही अमल करने लग जाए और रन बनाने लग जाए तो फिर लगता है कि यार ये जो बोल रहा है ये वो करके भी दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर सौरभ की सफलता का राज था दौरे से पहले उनका 1 महीने का अभ्यास जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके किया था। सौरभ चला गया था ऑस्ट्रेलिया टू एक डेढ़ महीने के लिए ट्रेनिंग लिया ग्रेग चैपल से, हाउ टू प्ले गुड क्वालिटी फास्ट बॉलिंग। एंड व्हेन ही केम बैक ही वाज सो हाईली इम्प्रेस्ड विद ग्रेग चैपल। तो उस टाइम में उसने डिसीजन ले लिया था कभी मैं अगर मौका मिले तो मैं इसकी इंडिया का कोच बनाऊंगा। मई 2005 में ग्रेग चैपल को भारतीय टीम का कोच बनाया गया। सौरभ गांगुली उनको काफी मानते थे और उन्हें पूरा समर्थन दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गया। चैपल ने सरेआम गांगुली की निंदा की और जल्द ही चयनकर्ताओं ने सौरभ की तरफदारी करना बंद कर दी। उन्हें न केवल कप्तानी से बल्कि एक दिवसीय और टेस्ट टीम से भी दरकिनार कर दिया गया। वो मेरे को बोला, देख मेरे को यहाँ पे आई हैव गॉट 2 रोड्स, जो मैंने आज तक खेला है, जो मैंने अचीव किया, उसको लेके शांति से घर में बैठ जाओ, आराम से ज़िंदगी गुजारो, या आप फाइट बैक करके वापस आओ। देखा जाए तो संकट में हीरो बनने का एक सुनहरा मौका होता है। जिन लेजेंड्स की हमने आज बात की, उन्होंने अपने रास्ते में कभी कोई बाधा आने नहीं दी, न हार या विफलता, न चोट या जख्म, ना ही अधिकारियों की नीति राजनीति। इन्होंने बस ना को ही ना बोल दी और अपने करियर की दूसरी पारी में और महानता हासिल की। मेरी ये पारी अब यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं मिड विकेट टेल्स की अगली इनिंग्स में। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.